नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है। सियासत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हम आपके लिए फिर हाजिर हैं, एक खास कार्यक्रम दंगल 2024 के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े हर अपडेट। आगामी चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों और राजनेताओं की तैयारी, जनता की क्या है राय। अब से अगले आधे घंटे में सियासत से जुड़ी खबर का देखिए पूरा अपडेट। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दंगल टॉप 10 के साथ। बालाघाट में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार, बोले ये देश चुनाव के लिए अहम। कांग्रेस के लोग एक दूसरे से लड़ रहे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी वैध। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर दिया था बयान, 11 अप्रैल तक मांगा जवाब। पीलीभीत में विपक्षी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी, बोले इंडिया गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत है, आज भी है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में डूब चुकी है। हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी ने प्रत्याशी के समर्थन में रैली को किया संबोधित, बोले नया भारत बोलता नहीं है बल्कि घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगा विराम, बोले भाजपा लोगों के राजनीतिक चरित्र पर करती है कूठरघात। कांग्रेस में जो सम्मान मिला वो कहीं नहीं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में जयंत चौधरी का रोड शो, एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे प्रचार। रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी मौजूद। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने फिर दिया विवादित बयान, कहा 10 साल में कोई गारंटी नहीं हुई पूरी, मोदी को डिफॉल्टर मानती है छत्तीसगढ़ की जनता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र परिहार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। भूपेश बघेल पर लगाया गंभीर आरोप। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी का बस्तर दौरा, 13 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में मांगेंगे वोट। रैली की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। टॉप 10 के बाद दंगल में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद ही संभाल ली है। मध्य प्रदेश में 2 दिन में पीएम मोदी का दूसरा दौरा हुआ। बालाघाट में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने चीर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में रखी है और शायद इसलिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए पीएम मोदी खुद प्रचार में कूद पड़ेंगे। 2 दिन में पीएम मोदी दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चीर परिचित अंदाज में विरोधियों पर चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर कहा कि इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का प्यार साफ दिख रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस को पूरी तरीके से साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक जो विकास कार्य किए गए वो तो फुलझड़ी है, अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई तक लेकर जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी भारत को नए मुकाम पर लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने खुद को भगवान महाकाल का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि मोदी या तो महाकाल के सामने झुकता है या फिर जनता जनार्दन के सामने। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब इंडी गठबंधन बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये आपस में लड़ते हैं लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रोकना है बल्कि उन्हें देश के विकास को रोकना है। मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला हूं। मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने
या महाकाल के सामने। जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। चार 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जा रहा है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अभी भी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब आदिवासी महिला कांग्रेस के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। हमारी सरकार ने टंटिया मामा जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारियों का सम्मान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित रखा। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज के लोग पेसा कानून का लाभ उठा रहे हैं। हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। चुनावी मौसम में हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती है और शायद इसीलिए ये चुनावी दौरे होते हैं। पीएम मोदी इससे पहले 2014 में चुनाव प्रचार करने बालाघाट आए हुए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा और 2019 के चुनाव में यहां उनका आना नहीं हुआ। 10 साल बाद पीएम मोदी यहां आए हैं। अब आप इसके मायने खुद ही निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाद दंगल में अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कुल 48 सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या है पूरी खबर, देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कुल 48 सीटों में से सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीनों दलों के सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना हुआ था। हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है। भिवंडी सीट पर एनसीपी एससीपी लड़ेगी। गठबंधन समझौते के तहत सांगली सीट शिवसेना और मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा के लिए एमवीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
समझौते के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस रामटेक नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे नांदेड़, अमरावती, नंदुरबार, अकोला, चंद्रपुर, धुले, जालना, मुंबई उत्तर मध्य सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो वहीं शरद पवार के एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें बारामती, शिरूर, सातारा, भिवंडी, दिंडोरी, माड़ा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर और बीड से शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई उत्तर पूर्व, जलगांव, परभनी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, हातकंगागले, संभाजीनगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल और वासिम शेख शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अब तक 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुछ दिन पहले शिवसेना ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें पहले उन्होंने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का बड़ा मुद्दा रहा है। कई बैठक होने के बाद भी पार्टियां ये तय नहीं कर पाई कि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी। इस बीच 27 मार्च को शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया था। अमोल को संजय राउत का करीबी माना जाता है। इसके बाद 3 अप्रैल को और 4 और प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए। 30 मार्च को एनसीपी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी नाम शामिल था। उन्हें बारामती से चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो जनता करके दिखाई। बारामती सीट 57 सालों से पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से विधानसभा का चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 7 नामों में पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे का नाम भी शामिल है। चुनाव से पहले तीनों पार्टियों की सहमति तो बन गई है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े सियासी राज्य में दलों को साथ लेकर चल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर भी चलिए देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों की ये एकता क्या मिशन 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं के विवादित बयानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया। महंत के बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। क्या है बयानबाजी का पूरा दौर, देखिए एक खास रिपोर्ट। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। ये पहली बार नहीं जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया हो। इसके पहले भी वो अपने बयान से घिर चुके हैं। माना जा रहा था कि महंत अब शायद गलत बयानबाजी से बचेंगे, लेकिन नेता महंत ने मोदी को लेकर फिर जो बयान दिया है, महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफाल्टर बोल दिया। पिछले दिनों राजनांदगांव की सभा में महंत ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए। नरेंद्र मोदी का मूड यानी सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, और ये आदमी भूपेश बघेल ही हो सकते हैं, देवेंद्र यादव हो सकते हैं। इन्हें जीतकर दिल्ली भेजिए। इस बयान पर विवाद अभी शांत ही नहीं हुआ था कि उन्होंने पीएम मोदी को डिफाल्टर बता दिया। महंत ने कहा कि मोदी की गारंटी 10 साल से फेल है। ना तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, ना ही 15 लाख रुपए खाते में आए। उन्होंने जितनी भी गारंटी दी, कोई पूरी नहीं हुई। उनकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि मोदी डिफाल्टर है। डिफाल्टर आदमी की बात हम नहीं करते, उनकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं महंत के दोनों बयान।
एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है, और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। बीजेपी ने महंत के बयान पर मुखर होकर चुनावी माहौल गरमा दिया। राजनांदगांव में दिए गए बयान के बाद मामला इतना बढ़ गया कि महंत को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। तो वहीं बीजेपी ने मामले को भुनाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, महंत के बयान का जवाब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बस्तर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान दिया। नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा कर सकते हैं। मोदी की धमकियों से डरने वाला नहीं। महंत के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा पूरी तरीके से माहौल बनाने में जुट गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नेता प्रतिपक्ष महंत के बयान को अमर्यादित करार दिया। साव ने कहा कि यह प्रदेश की मर्यादा संस्कृति का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष के बयान का जनता माकूल जवाब देगी। ऐसे नेता के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था। और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है, इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। महंत का पहला बयान आते ही भाजपा हमलावर हो गई थी। इसके जवाब में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा था कि कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी। देश के प्रधान सेवक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी देश और छत्तीसगढ़ की जनता को मंजूर नहीं है। महंत का बयान हिंसक, भड़काऊ और उग्र है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि कांग्रेस नेता बौखला गए, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस बार 11 सीटों में उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी महासमुंद की सभा में जवाब दिया। अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए। और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के साथ मौसम की गर्मी बढ़ती जा रही है। इस दोहरी गर्मी में राजनेताओं के समक्ष दिमागी संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है। चुनाव में विवादित बयान बड़ा नुकसान करती है। पीएम मोदी और मोदी पर कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान के कारण चुनाव में कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस नेताओं के निजी हमले को मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी और भाजपा को महारत हासिल है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं द्वारा विवादित बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हाल ही में पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाला एक बयान दिया था। इसके बाद प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा जमकर गूंजा था। मामला शांत ही हो पाया। उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने
एक और बयान दे दिया। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष का ये बयान कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और दंगल में अब बात करेंगे बस्तर के बिसात की, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहे हैं, जहां से बीजेपी ने महेश कश्यप तो कांग्रेस ने कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी बस्तर में वोट प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद है। क्या कहते हैं चुनाव आयोग के आंकड़े, देखिए एक खास रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर बार चुनाव आयोग के ये आंकड़े बताते हैं कि किस तेजी से लोगों की जागरूकता वोटिंग के प्रति बढ़ी है। गांव का गरीब और किसान दोनों अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोटिंग कर रहा है। उसे कोई भी लालच और डर अपने अधिकार के इस्तेमाल से डिगा नहीं पाता। बस्तर में जहां पहले नक्सली चुनाव के दौरान खौफ पैदा करने के लिए धमकाया करते थे, गांव में बैठक कर लोगों को डराते थे, नक्सलियों का अब ये डर लोगों के जहन से दूर हो गया है और इसी कारण बैलेट अब बारूद पर भारी पड़ रहा है। वहीं बीजेपी अपनी पीठ थपथपाते हुए विकास कार्यों की दुहाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि रमन सिंह के 15 साल के शासन में बस्तर में चौतरफा विकास हुआ। बस्तर के अंदरूनी इलाके तक सड़कें बनी, जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। इस तरह चुनाव के प्रति भी लोगों में जागरूकता आई। 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही। इस दौरान नक्सल क्षेत्र में विकास कार्य किए गए। बीजेपी का मानना है कि आज उस क्षेत्र में जो भी सुख सुविधा मौजूद है वो भाजपा सरकार की देन है। लोग मतदान के प्रति जागरूक हुए, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। साल 1999 में 29.16% मतदान हुआ। साल 2004 में 34.79% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 8.91% अधिक रहा। साल 2009 में 42.92% मतदान हुआ, जो पिछली बार की अपेक्षा 14.78% अधिक रहा। साल 2014 में 57.68% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 8.8% अधिक रहा। साल 2019 में 65.01% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 6.24% अधिक रहा। देखिए, बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें, छत्तीसगढ़ के बस्तर की करें, तो आज बस्तर का स्वरूप जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय का स्वरूप है, जो बस्तरवासियों को जो प्राप्त हुआ है। और ख़ास करके देखो, सरगुजा एक हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से नक्सलवाद तो पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, मगर बस्तर आज भी जो है इफेक्टेड है। मगर जब वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को जो सुख सुविधाएं मिल रही, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड और हर चीज़ की सुख सुविधा जो मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं उनका रुझान एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हो रहा है। इसलिए वो अधिक से अधिक निकलकर, घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अच्छी सरकार चुनेंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। जो बस्तर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है, जो बस्तर एक अनडेवलप्ड जो क्षेत्र कहलाता है, तो बस्तरवासियों ने स्वयं की एक बीड़ा उठाई है कि हम एक अच्छी सरकार चुनेंगे तो हमें इससे और अधिक विकास मिलेगा। यही एक कारण है जो वोट की प्रतिशत जो है बस्तर में बढ़ी है। इसका सीधा सीधा कारण यही है कि वो चुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए बस्तर के क्षेत्रवासी जो है अधिकतम वोट कर रहे हैं। यही एक कारण है मात्र जो है वोट प्रतिशत जो है बस्तर में बढ़ा हुआ है। बस्तर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर कांग्रेस अपनी सरकार की कामयाबी बता रही है। कांग्रेस की ओर से इसे 5 साल के भूपेश बघेल के कार्य से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में बस्तर में ऐसे कई काम किए गए जिससे लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ी। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर क्षेत्र के आदिवासी के मन में सरकार के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति आधार पैदा हो। इसके लिए सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा मूल मंत्र को लेकर काम किया। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में लगातार वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी हुई। इसके लिए चुनाव आयोग के साथ पूर्व सरकार की नीतियां कारगर साबित हुई। कांग्रेस की सरकार के दौरान लगातार यह प्रयास किया गया कि जो बस्तर के
आदिवासी हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नागरिक हैं, उनके मन में सरकार के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति आदर पैदा हो, विश्वास पैदा हो। इसके लिए सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा का, इसका परिणाम था कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर नगरीय चुनाव हो या फिर पिछला विधानसभा चुनाव हो, नक्सली क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में लगातार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। और इसके लिए चुनाव आयोग के साथ साथ पूर्ववर्ती सरकार की नीतियां कारगर साबित हुई और यह देश के लिए बड़ा सुखद है। अच्छा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनका लोकतंत्र में, चुनावी प्रणाली में भरोसा फिर से बहाल हुआ। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब विकास चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आज की तारीख में सबके हाथ में मोबाइल है। सुदूर वनांचलों से भी लोग शहर में जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं। उनको पता है कि वोट करेंगे तो उनकी सरकार बनेगी और जरूरतों पर काम होगा। सोशल मीडिया के चलते बस्तर में क्रांति आई। नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग ये मानने लगे कि उनकी सहभागिता होगी तभी विकास हो पाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग होती है। खास तौर पर चुनाव के ठीक पहले कोई बड़ा नेता आता है तो उसमें वो फैलाने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से लोग वोट करने से कतराते हैं या फिर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। इसी के साथ निर्वाचन आयोग भी अब ये समझ चुका है कि वोटिंग बूथ जितना दूर होगा, वोटिंग परसेंटेज भी उतना ही कम होगा। बस्तर क्षेत्र में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसके लिए कोई भी अन्य कुछ भी क्रेडिट ले, उसमें मैं नहीं जाती, परंतु एक चीज़ जो मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है ये सोशल मीडिया। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है। सबका अप्रोच शहर तक, सुदूर वनांचलों से भी लोग शहर तक आते हैं और नेटवर्क जहाँ जहाँ तक पहुँच पाता है, संदेश की अप्रोच होती है। और जब संदेश की अप्रोच होती है तो लोग देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों के लोग जब विविध प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उनको सोलार सिस्टम से लेकर के अन्य सुख सुविधाओं की पहुंच है। दैनंदिनी से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहरी दुनिया को इतना नहीं जूझना पड़ता जितना हम वनवासियों को जूझना पड़ता है। तो इसके लिए क्या निदान है? तो इतना तो ये मान के चलिए, गारंटी है कि उनकी समझ में आ गया है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो चुन के आता है, लोक मत से चुन के आता है, उसके पास हमारा एक पूरा अधिकार